ऐसे आने से तो बेहतर है ना आना दिल का। सियासतदानों के बकौल हमारी फ़ौज के इदारे के अंदर उनके जनरलों में भी तकसीम, हमारे वकला बार की तंजीमों में भी तकसीम, हमारे सहाफ़ियों में भी तकसीम, हमारे सियासतदानों में भी तकसीम, हमारे आइन की तशरीह पढ़ने वालों में भी तकसीम रहा है। पर मुल्क में सियासत हो रही है। कराची में हर तरह की कौम का शख्स बसता है। कराची में पठान भी है, महाजर भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, बंगाली। ये जो इस वक्त करारदाद पेश की जाएगी ये अक्सरियत के साथ। परवेज़ लाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, कहना चाह रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन द स्लिप ऑफ टंग की वजह से उन्होंने उनको डाकू कह दिया। ये उनसे गलती हो गई थी, हालांकि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं पंजाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। वो भी अपने ना हुए दिल भी हाथों से गया, ऐसे आने से तो बेहतर है ना आना दिल का। ख़वातीनो हज़रात, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें हुकूमतों का आना जाना, उसमें वज़ीर आला पंजाब का आना जाना, उसमें एक पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में आना, दूसरी पार्टी की तरफ से अदम एतमाद का आना, और ये मंडी इस तरह से लगी हुई है, शायद इस तरह से हमारे मुल्क में सिवाय पेट्रोल और डॉलर के रेटों के अलावा कोई भी चीज़ इतनी तेज़ी से न बढ़ती है न कम होती है जितनी जल्दी से इस वक्त मुल्की सियासत को में तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारे हमसाए मुल्क के एक सियासतदान ने यह बयान दिया था कि मैं उतने पजामे नहीं बदलता जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। तो शायद ये जो मकूले आज हमारे सामने पेश आ रहे हैं ये तारीख़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क में तकसीम एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो चुका है जो कि इन्हीं सियासतदानों के बकौल हमारी फ़ौज के इदारे के अंदर उनके जनरलों में भी तकसीम, हमारे वकला बार की तंजीमों में भी तकसीम, हमारे सहाफ़ियों में भी तकसीम, हमारे सियासतदानों में भी तकसीम, हमारे आइन की तशरीह पढ़ने वालों में भी तकसीम, हमारे मुल्क के फ़ैसला करने वालों में भी तकसीम, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में भी तकसीम, किसको कहाँ पर अपॉइंटमेंट करना है किसको नहीं करना उसमें भी तकसीम, एक को गवर्नमेंट लगाती है दूसरी को गवर्नमेंट उतार देती है उसमें भी तकसीम, हमारी सोच में तकसीम, हमारे इरादों में तकसीम, हमारे जज्बात में तकसीम, हमारे जहनों को तब्दील करने में तकसीम। एक हमें उकसाती है, एक हमें जज्बाती बनाती है, एक पार्टी हमें सीधा रास्ता दिखाती है दूसरी पार्टी हमें उल्टा रास्ता दिखाती है। जब उल्टे वाले की तरफ से हमें समझ आती है दूसरी पार्टी उल्टा रास्ता दिखाती है। हम इस मुल्क में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम डुगडुगी के आगे नाचने वाले बंदर बने हुए हैं। हमको नचाने वाले इस मुल्क के बहुत ही बाअसर लोग हैं जिनके पास शायद इतने असासे हैं कि उनको किसी गरीब आम आदमी की कोई भी किसी किस्म की परवाह उनको नहीं है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज एक करारदाद पेश की जा रही है, नज़ीर तारड़ साहब पेश कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा जिसके बारे में उसकी हदूद का तयन करने के लिए आज पार्लियामेंट को ज़रूरत पेश आ गई। क्यों? क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि जजेस के दरमियान भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स ने सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से बार कौंसलों का इस वक्त तमाम अदालतों का बाइकॉट्स करने का फैसला किया गया है, जिसमें हामिद खान साहब का अभी बयान भी सामने आया है कि मैं उनकी हिमायत करता हूं। अब ये सब कुछ क्या है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? जब उनसे ये फैसले करवाए जा रहे थे, जब ये फैसले मेरे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान कर रहे थे, जब उनको ये कहा जा रहा था कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आप फुल बेंच बना दीजिए, हालांकि फैसला फुल, अगर आपकी नज़र में ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है तो फुल बेंच की नज़र में भी दुरुस्त होना चाहिए था। ये तासुर तो वाकई नहीं दिया जा सकता कि कोई जज काबिल है तो कोई जज काबिल नहीं है। हमारे लिए तो तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज तो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है क्योंकि वो एक सुप्रीम इदारा है। लेकिन ये तासुर सियासतदानों में क्यों पाया जाता है? ये सियासतदानों में ये तासुर पाया जाना का मतलब या तो सियासतदान गलत हैं, या सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो ज़रूर हो रही है।
हमें हर जगह पे तकसीम नज़र आ रही है, हमें अपनी सोचों में भी तकसीम नज़र आ रही है। हमें इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि कौन इस वक्त हमसे खिलवाड़ कर रहा है। कहीं पे बयानबाजी हो रही है कि हम तुम्हें पंजाब में दाखिला नहीं देंगे, दूसरी तरफ से बयान आ रहा है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। फिर आप बयान आता है कि हम केपीके से हमला आवर होंगे, हम पंजाब से हमला आवर होंगे, तो दूसरी तरफ से बयान आता है कि ये सोचने की जरूरत ना करना, हम तुम्हें वहीं पे रोक देंगे। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? लड़ाई किसके जोर पे लड़ रही है? इस मुल्क की जो फौज है, इस मुल्क की जो पुलिस है, इस मुल्क के जो इदारे हैं, क्या वो आपके आला कार हैं? क्या वो आप उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप पुलिस के जरिए आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप हमारी पुलिस को इस्तेमाल करेंगे? आप पुलिस का जो इदारा बनाया गया है वो जराइम पेशा अफराद को रोकने के लिए बनाया गया है, मुल्क में जराइम के कंट्रोल के लिए बनाया गया है, ना कि आप सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करें। आप इधर से पंजाब से धमकी जा रही है, उधर से फेडरल गवर्नमेंट से धमकी जा रही है, यानी कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम सबको एक बेवकूफ़ बनाने का एक नाटक रचाया हुआ है। सियासत का ये हाल है कि कराची डूब रहा है पर मुल्क में सियासत हो रही है। कराची में हर तरह की कौम का शख्स बसता है। कराची में पठान भी है, महाजर भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोची भी है, बंगाली भी है, हर तरह के लोग हैं, महाजर भी रहते हैं, हर तरह के लोग कराची में रहते हैं। लेकिन कराची डूब रहा है। कराची के अंदर में बैठे हुए गाड़ी में लोग वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं, देखिए हम सी व्यू में रह रहे हैं, क्योंकि वो सी व्यू नहीं, वो सड़क के ऊपर पानी है। हमारे मुल्क में किसी को किसी की परवाह नहीं है। इस वक्त हमारे इदारों को भी माजरत के साथ हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि उनके फैसले मुतनाज़िया हो रहे हैं, उनके फैसले जमातों को इकट्ठा करने वाले नहीं हो रहे हैं। अगर आपने फैसले ही करने हैं, आप जमातों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब 2 दिन तक खामोश बैठे रहें और कहीं पे आकर कोई भी बयानबाजी ना करें और फिर सूरज को गरूब होता हुआ देख लें, क्योंकि उनको पता था कि फैसला क्या आने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं था कि आपने जब आपकी अदालतों का बाइकआउट किया गया तो आप उस वक्त उनको बुलवाते और उनको कहते कि आइए हम आपके एतराजात को दूर करते हैं। ये नहीं कि आप उनकी मर्जी का फैसला करें। फैसले का इख्तियार सिर्फ आपको है, क्योंकि आप ही हमारी अदलिया के सबसे मोतबर जज हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन आप सिर्फ इस कौम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, आपसे हमें बहुत सारी तवक्कुआत हैं। आप हमारे मुल्क की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपके फैसलों को दूसरे मुल्कों में भी मिसाल के तौर पर दिया जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे हमसाया मुल्क में एक फैसला हुआ जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को मिसाल बनाकर पेश किया गया। हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन इस मुल्क को इस वक्त इकट्ठा करने की ज़रूरत है, इस मुल्क को इस वक्त यकजा करने की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कभी ताइनाती के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जो ही अपना हलफ लिया तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने डीपीओ जंग को तब्दील करने का किया, उन्होंने डीजी एंटी करप्शन लाहौर को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने सीसीपीओ लाहौर को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया। क्यों? क्योंकि जब बाहर खड़े होकर असम्बली के फ्लोर के बाहर ये धमकियां दी जा रही थी कि एक दफ़ा हमें हुकूमत में आने दो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे नाम लिखे जा चुके हैं। क्योंकि जब आपके लीडरान ये बात कहते हैं कि तुम्हारे नाम हमने नोट कर लिए, लिख लिए, तो मैं समझता हूं कि फिर किरदार अदा करना हमारी पुलिस का काम है, हमारे इदारों का काम है। अगर हमारे मुल्क के किसी भी एक आला अफसर को यह धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें निपट लूंगा, वो अगर मेरे मुल्क के किसी भी आला अफसरान को धमकियां दी जाती हैं, चाहे किसी सिपाही को धमकी दी जाती है, अगर मेरे फौज का जनरल, अगर मेरे फौज का कमांडर अगर अपनी ईद या किसी भी गमी और खुशी में अपने नौजवानों के साथ पहाड़ों पर जाकर वो वक्त गुजार रहा है, तो क्या ही अच्छा है कि अगर आप हमारी पुलिस की डिपार्टमेंट के लोगों को धमकाया जाए या उनको ये धमकी दी जाए कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हमारी पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इसके ऊपर ये चीज़ नहीं समझ सकते? वो क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते कि कल को ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं? मेरे ही इदारे के एक बंदे को ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें कब्र पे आके भी हम तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन तमाम पुलिस अफसरान को इन तमाम लोगों के अहकामात मानने से इनकार नहीं करना चाहिए कि तुम लोग हम लोगों की इज्जत नहीं करते, हम क्या बिकाऊ माल हैं? क्या हम तुम लोगों के गुलाम इस नौयत से हैं? हम इस कौम की खिदमत करने के लिए आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म मानेंगे, हम तमाम
तर वो अहकामात मानेंगे जो हमारे आला अफसरान हमें देंगे। लेकिन आपका तरीक़ाकार क्या है? अगर आपको हम पे कोई हुक्म सादर फरमाना है, हमारे आला अफसरान के ज़रिए हम पे हुक्म सादर फरमाएं। लेकिन आप अगर इस तरह से खड़े होकर कहेंगे कि इस राव बरादरी को कहते हैं कि इसको राव का टैग ही खत्म कर दें, आप कहते हैं कि अब तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी कब्र के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो मैं समझता हूं कि अगर दूसरे पुलिस अफसरान अगर वो उनकी इन आशीर्वाद में आकर ये फैसले करने शुरू करते हैं तो उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि कल को उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। क्योंकि तारीख गवाह है, आज के जियाले कल के गुलाम बन जाते हैं, आज के आपकी स्वीट डिश कल के आपकी कड़वी डिश साबित होते हैं। ये हमारे माजी में अक्सर होता चला आया है। हमारे माजी में अक्सर ऐसी बड़ी मिसालें पड़ी हुई हैं। मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। उनके भाई उस वक़्त के एसएचओ थे। जब वकला की तहरीक चली तो उस वक़्त ऊपर से उनको ऑर्डर्स आए कि आपने इनको रोकने की कोशिश करनी है। तो रोकने की कोशिश में कहीं से किसी शरपसंद ने कुछ वकला के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, लेकिन उससे उनके साथ जो मामलात हो गए, लेकिन उसका खमियाजा मेरे उस पुलिस अफसर को भुगतना पड़ा। और इन द एंड उनके साथ क्या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि वो हरकत, हालांकि वो उससे ये सब कुछ उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत, उनका ख़ानदान, उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली जिस अजियत के साथ गुजरी, सिर्फ इन्हीं सियासतदानों की भेंट चढ़ गई। ये सियासतदान सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को इनके लिए इस्तेमाल नहीं होना। मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा आपको खड़ा होकर गाली दे वो खाए नून लीग का ही हो, क्या मैं जहां तक मैं समझता हूं, क्या कभी हमजा शहबाज ने खड़े होकर यह बात कही है? परवेज इलाही साहब ने भी नहीं कही है। मैंने परवेज इलाही साहब का बहुत अच्छा दौर देखा है, मैंने परवेज इलाही साहब को एप्रिशिएट भी करता हूं। परवेज इलाही साहब ने अपने दौर में अच्छे काम भी किए हैं, 1122 भी बनवाई है, पढ़ा लिखा पंजाब भी तहरीक उन्होंने चलाई है, उन्होंने मुल्क में बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने कभी इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं की, हाँ, बल्कि उन्होंने अपनी बेबसी के आलम में आकर उन्होंने झोलियां उठा उठाकर असेंबली में उस वक्त बैठकर बदवाएं तो जरूर दी थी, लेकिन वो गालियां नहीं थी। लेकिन ये गालम ब्रिगेड कहां से आ गई, कौन लेकर आया, किसने हम पर मुसल्लत कर दी, किसने हमारी यूथ को खराब कर दिया, किसने हमारे बच्चों को ये तरबियत देने की कोशिश करनी शुरू कर दी? इससे ये एजेंडे को जाहिर होना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी बात का अब डर नहीं है, अब हमें अपने हकूक़ की जंग खुद लड़ना है, हमें अपनी अदलिया को महफूज करना है, हमें अपने इदारों को महफूज करना है। कोई भी शख्स उठकर उनके खिलाफ बात ना करे। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और उनके वज़रा की इस वक्त की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनके तारीख का हिस्सा बना लेना चाहिए कि इस वक्त अदलिया दुनिया की सबसे बड़ी अदलिया और सबसे तारीख साज फैसले कर रही है। लेकिन अगर कल को दोबारा से इसी इमरान खान साहब ने, इसी उनकी काबीना ने अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अगर किसी अदलिया के खिलाफ किसी भी किस्म की गलत जुबान इस्तेमाल की, तो मैं समझता हूं कि वो जुबानें खींच लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के फैसले करना कहीं पे भी नहीं लिखा। आपके लिए कभी अगर अच्छे फैसले आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फैसले अच्छे ना आए तो बहुत बुरी बात है। ये कहां का इंसाफ है? एक ही मुल्क में दो दो आइन, आप आइन की तशरीह करते हैं तो किसी और तरह, दूसरे आइन की तशरीह करते हैं तो किसी और तरह। मेरे मुल्क का आइन की असल तशरीह कौन करेगा? जब आप अदलिया के पास जाते हैं तो वो अपने ही किए हुए फैसलों की तशरीह नहीं कर पाती है। अगर उनसे कहा जाता है कि फुल कोर्ट का बेंच बना दें तो तब भी हम लोग वहां पे मुतनाज़िया बन जाते हैं और उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है। और अभी आज और मेरे अभी तक की इतलात के मुताबिक ये जो इस वक्त करारदाद पेश की जाएगी ये अक्सरियत के साथ कबूल हो जाएगी, करारदाद को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर पीटीआई ने अवाम का मैंडेट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने इसको चैरिटी समझकर, उन्होंने इसको एक हनीमून समझकर इस वक्त वो जो है वो असम्बली में नहीं मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने का नाम है। क्योंकि वो चाहे केपीके में हो चाहे पंजाब में हो, जो उनके वज़रा को चाहिए वो उनको वहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि उनके वज़रा की अक्सरियत तो पंजाब में है या केपीके में है, तो वहाँ पे उनको सारे जो लवाजमात चाहिए वो उनको मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है वो परवेज़ इलाही साहब का है, क्योंकि बुज़दार साहब का जो किबला था वो तो बनीगाला की तरफ जाता था। क्या परवेज़ इलाही साहब का किबला भी बनीगाला में जाएगा? या आप परवेज़ इलाही साहब अपने 10 जो उनके अपने मेंबरान हैं, क्या उनको कोई सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए किरदार अदा कर सकेंगे, या मुल्क में इस वक्त फौरी इंतखाबात की तरफ जाना ही हमारे मुल्क का हल है? क्या इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के जो फ़ैसले हैं उनको पीटीआई गवर्नमेंट किस हद तक कबूल करती है, या परवेज़ इलाही साहब एक कठपुतली जो उस्मान बुज़दार हैं उन जैसे ही साबित होते हैं? लेकिन जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ परवेज़ इलाही साहब को, परवेज़ इलाही साहब में और उस्मान
रिजवान बुज़दार साहब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। परवेज़ लाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी सियासत भी की है। गो के उनको पंजाब का बहुत बड़ा डॉक्टर कहना चाह रहे थे इमरान खान साहब, लेकिन द स्लिप ऑफ टंग की वजह से उन्होंने उनको डाकू कह दिया। ये उनसे गलती हो गई थी। हालांकि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं पंजाब के, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन इमरान खान साहब से गलती होगी। गो के इमरान खान साहब शेख रशीद साहब को बेसिकली जो है वो एक बहुत अच्छा खिताब देने वाले थे। उनको ये शायद कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जुबान फिसल गई, उनको कुछ और कह दिया। मैं समझता हूं कि शहबाज गिल जैसी आफतें जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारे ये जो 2 स्टार्स हैं ना, ये जो तुम्हारे तो तलवारें लगी हुई हैं ना, ये मैं उतारूंगा। तो तलवारें किन किन के ऊपर लगी हुई हैं? मेरे मुल्क के इदारे के कौन कौन से अफसरान के ऊपर तलवारें लगी हुई हैं? उनको सोचना होगा कि ये तलवारों का लफ्ज कम अज कम सिर्फ तलवार के इस लफ्ज के ऊपर इकट्ठे हो जाइए। आप लोग सिर्फ तलवार के इस लफ्ज के ऊपर इकट्ठे हो जाइए कि ये तलवार तो मेरी वर्दी के ऊपर भी लगी हुई है। अगर ये तलवार उसके ऊपर लगी तो मेरे ऊपर भी लगी थी। कहीं ये मुझे तो नहीं कहा जा रहा, अगर आज उसको कहा जा रहा है तो कल को मुझे भी कहा जाएगा। शहबाज गिल साहब, मैं तो किसी सियासी पार्टी में से नहीं हूं, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर नून लीग अपने दौरे हुकूमत में हो और नून लीग इस तरह से हर गलतियां और इस तरह की जो ब्लंडर्स वो करेगी, हम आपसे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है उसके मुताबिक तमाम तर गलतियां आप लोगों से हो रही हैं। आप लोग जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा आपसे इख्तलाफ सिर्फ उस जुबान की हद तक है। मैं आपकी जाती शख्सियत को नहीं जानता। मैं जानता हूं कि बिल गेट्स को तरबियत आपने दी है, उसको तालीम आपने दी है, एलन मस्क को तालीम आपने दी है, मैं जानता हूं कि ज़ुकरबर्ग को तालीम आपने दी है, मैं जानता हूं कि आप जैक मा को तरबियत आपने दी है, मैं जानता हूं कि सबको लेक्चर्स आपने दिए हैं, सबको आपने पढ़ाया है, महातीर मोहम्मद को भी आपने पढ़ाया है। लेकिन आप मेरी यूथ को जो कुछ पढ़ा रहे हैं ना, मेरे नौजवानों को जो कुछ पढ़ा रहे हैं ना, मेरा आपसे जाती इख्तलाफ सिर्फ इसी बिना पर है कि आपकी जुबान जब मैं सुनता हूं तो मैं एक लम्हे के लिए मेरा दिल जो है वो रुक सा जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये वो कौम है, ये वो मुल्क है, ये वो लीडरान हैं जो खड़े होकर तकरीर करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा, और फिर बाद में क्या कहते हैं कि तुम्हारी कब्र पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तुम्हारी औरतों को भी घरों से उठा लेंगे, तुम लोगों के साथ सत्यानाश कर देंगे, तुम लोगों के टुकड़े कर देंगे, तुम लोग अब बाज आ जाओ, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, अब हमारी हुकूमत आने वाली है, भाग किधर रहे हो, जा। ये क्या कर रहे हो आप लोग? शहबाज गिल साहब, आप एक पार्टी के तर्जुमान हैं जो कि आज है कल नहीं है, या हमेशा रहेगी, या हमेशा मुसल्लत रहेगी, या शायद कल नहीं है, ये हमें नहीं पता। लेकिन आप उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं जो लोग बहुत से मराहल से गुजर कर यहां तक पहुंचते हैं, जिन्होंने अपने लिए कुर्बानियां दी हुई होती हैं। अगर आपको एक पुलिस मुकाबला करना पड़ जाए तो आपको पता चले कि किस तरह से, कितनी बहादुरी के साथ, कितने जज्बाती अंदाज में, या कितने हौसले के साथ आपको पुलिस मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपको यह पता नहीं होता कौन सी गोली आपका सीना चीरकर, कौन सी गोली आपके बदन से पार हो जाती है। वही मेरे पुलिस के राव साहब भी ये काम करते हैं, वो जाते हैं, वो पुलिस मुकाबले करते हैं, वो डाकुओं की गोली का किसी वक्त भी निशाना बन सकते हैं, जिनको आपने कहा कि मैं तुम्हारी कब्र के ऊपर आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आपने ऐसे कितने ही पुलिस अफसरान का दिल दुखाया होगा, आपने ऐसे कितने ही पुलिस के आला अफसरान को भी दिल दुखाया होगा, लेकिन वो मजबूर हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नौकरियां बचानी है, बच्चों का पेट पालना है, क्योंकि आपका कोई पता नहीं है आप उनको किस वक्त मुअत्तल कर दें, किस वक्त उनको डिसमिस कर दें, किस वक्त आप उनको जबरी रिटायर्ड कर दें। कैसी कैसी बातें आप कर रहे हैं। मैंने राव सरदार का कभी नाम भी नहीं सुना था आज तक, मैं उनको नहीं जानता, मैंने उनकी अभी तक तस्वीर भी नहीं देखी है, लेकिन आप ना ये कहना कि उनको जबरी रिटायर कर दो, उनको कोई मरात ना दो, उनका नाम तब्दील कर दो। खुदारा ऐसी सियासत से बाज आ जाएं, वरना ये आप यकीन जानिए कि इस मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर ने पार्लियामेंट में हमें कुछ हौसला दिया है, वो आप उसको उससे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उस तकरीर में बज़ाहिर उनका जो जोश और उनका खुदा ताला की ज़ात को गवाह बनाकर या उनको कसम खाकर उनका जो बयानिया और जो कुछ उन्होंने कहा, उससे मैं तो थोड़ा सा मुतमईन हुआ हूं कि कुछ बेहतरी करना चाहते हैं वो लोग। लेकिन खुदारा इमरान खान साहब अपने तमाम वज़रा को, अपनी ब्रिगेड को, इन लोगों को मना कर दीजिए कि आप गलीज़ सियासत इस मुल्क से ख़त्म कर दीजिए, अच्छी सियासत कीजिए, बहुत ही अच्छी सियासत कीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप सियासत को सियासत समझ कर और इस मुल्क की खिदमत
सोच समझकर करेंगे तो यकीन कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी एक आवाज़ पर लाखों लोग निकलते हैं तो करोड़ों भी निकलना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब, आपकी सियासत इस वक्त किसी और मोड़ पर है। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, भले वो जेल में जाएं या वो जेल में ना जाएं, या जिस तरह के भी बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इमरान खान साहब उस वक्त आपकी सियासत का महवर तब्दील हो चुका होगा। ये बात बहुत हद तक बेहद सही है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आवाम में बहुत मोहब्बत पाई जाती है। हालांकि हर पार्टी का अपना अपना वोटर होता है। नवाज शरीफ साहब का जो वोटर है वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में भी उसी तरह से ही गिरफ्त में है जिस तरह से पीपल्स पार्टी के जियाले और आपके जो है वो आपकी पार्टी के भी वोटर्स हैं। इसी तरह से हर पार्टी के तर्जुमान हैं, हर पार्टी के जो लोग हैं वो इसी तरह से मुतहर्रिक हैं। तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने से इस मुल्क में एक अच्छी रिवायत भी कायम होगी, जब वो खुद को जो है वो अपने आप को पेश करेंगे कि मैं वापस आ चुका हूं, मुझे तमाम जो मेरे खिलाफ आपने केसेस बनाए हैं मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। अगर उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि उनको वापस आना चाहिए, उनको अपने वोटर्स को मायूस नहीं करना चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो उनके वापस आने की जरूरत है। प्लीज़ खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मुल्क के हाल पे रहम कर दीजिए। डॉलर आज 241 रुपए का हो चुका है, 241 रुपए का डॉलर हो चुका है। तो सोचिए कि तमाम तर चीज़ें कहां जाएंगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आपके मुल्क का डॉलर का रेट ये जा रहा है तो ये बेयकीनी की सूरत हाल है। आपके कारोबारी अवाम, आपके कारोबारी हजरात के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है, जिस वजह से डॉलर का ये रेट हो गया है। अभी आप लोगों को मिल बैठकर फैसले करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है। खुदा के लिए आप लोगों को अब इस मुल्क का सोचना होगा। अगर मेरे मुल्क के इस वक्त सबसे जो काबिल एहतराम इदारा है, अगर उसी के सतून अगर उनके ख़िलाफ़ इस तरह की करारदाद मंजूर करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया होगा। खुदा के लिए कराची डूब रहा है। कराची की आज तक हम लोग निकासी आब का इंतज़ाम नहीं कर सके। हम आज तक कराची के लिए वो काम नहीं कर सके कि हमें हर साल यही सुनने को मिलता है कि ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा बारिश जो हुई थी इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उस पानी को निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं समझता हूं कि अब आपको अपने वोट का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ बारहा जो मैं अपने हर वीलॉग में कहता हूं कि इंतशार का हिस्सा नहीं बनना, किसी इदारे के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना। आपको इस मुल्क के इदारों की इज्जत करनी है, आपको इन सियासतदानों की भींट नहीं चढ़ना। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।